फंडामेंटल राइट के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो सीरीज पूरी चालू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की सीरीज से आप जुड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा हमारे जीवन में दैनिक रूप से इंपॉर्टेंट है कि संविधान की नॉलेज सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। तो मेरा पूरा फोकस ऐसा होगा कि जो किताबी भाषाएं हैं, जो किताब में लिखा गया है उसको बहुत ही सरल रूप में आप लोगों को बता देना, जो क्वेश्चन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो तथा जानने के लिए भी बहुत तरीके से हमको समझ में आ जाए कि क्या इन शब्दों का या इसका पूरा मतलब है। तो पढ़ने के लिए जो एग्जाम में पढ़ा जाता है ये तो बेहतरीन है ही, इसके अलावा एक टॉपिक इसमें आज बहुत बेहतरीन है हमको मिलेगी कि न्यायपालिका कैसे विधायिका पर मजबूत हो जाती है या विधायिका के बने बनाए कानून को भी उठाकर फेंक सकती है। उसके पास इतना पावर हो जाता है कि इस पूरे कानून को जो विधायिका पूरे प्रोसेस से मेहनत करके लाई है उसको यह समाप्त कर देते हैं। तो कैसे कर देते हैं, क्या इसमें पावर है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन भी बोलते हैं। किताब में जब शुरुआत मिलेगा मौलिक अधिकारों का हनन और न्यूनन करने वाली विधियां, तो इन विधियों में अगर एक बार हम लोग सोचा जाए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो आपको मैं केस सही बता दूं, अमेरिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसको अपने भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया। तो वहां पर जो इसके लिए केस आया था उस केस का नाम था मरबरी बनाम मेडिसन, और जो इसको दिए थे उनका नाम था जस्टिस मार्शल। उन्होंने न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रतिपादन किया। तो सबसे शुरुआती दौर वहीं का मानते हैं। और भारत में इसका क्या यूज है, क्या इसका महत्व है, इसको आज बहुत कम समय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले की कोई भी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करती हैं। अगर हम मौलिक अधिकार का हनन करती हैं तो वो विधि क्या होगी? शून्य होगी। अब संविधान के लागू होने से ठीक पहले पे हम लोग आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बनता है कि हमारे देश में संविधान लागू होने से पहले भी कोई कानून चल रहा था। इसका कहने का मतलब यही बनता है। तो हम सोचेंगे कि संविधान के लागू होने से पहले क्या चल रहा था अपने देश में, तो ब्रिटिश रूल में जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था तो जैसे आईपीसी हो गई, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ऐसे ऐसे चीजें क्या है कि संविधान के पहले ही बन चुकी थी, जो क्या करते थे, भारतीयों को गवर्न करते थे। तो आजादी के बाद एक बात इनको समझने में आया कि अगर हम लगातार ब्रिटिश कानून से ही गवर्न रहे और उससे हमारी मौलिक अधिकार हनन हो, जैसे क्यों हनन हो सकता है, तो हम ये सोचेंगे कि जब ब्रिटिश थे तो हमको कंट्रोल करने के लिए ही कानून बनाते होंगे ना, हमारे भलाई के लिए तो बनाएंगे नहीं। यदि वो हमको कंट्रोल करने के लिए बना रहे थे तो आज देश आजाद हो गया, तो क्या अब भी हम उसी तरीके से जिए, गुलामी वाले कानून से जिए? तो लगा कि एक मानक ये है कि जो कानून बने हैं इस पे तो हम लोग चलते रहें, लेकिन साथ साथ क्या करें कि जो भी कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है वो क्या हो जाएगा? शून्य। और कब से? संविधान लागू होने से। ये कहता है कि अब से पहले, संविधान लागू होने से ठीक पहले की कोई विधियां जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, इस प्रकार इसके एक का पूरा हो जाता है। तो इसमें और भी इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग आच्छादन का सिद्धांत। जैसे इस सिद्धांत से अभी तक किया गया कि पहला केस, जैसे पुराने में छोड़ देते हैं, अभी तत्काल में हम लोग देखते हैं तो 2018 में दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के समय में कुछ कार्य हुए थे। जैसे एक केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहा, यूपीएसआई में कई बार रिपीट हुआ और भी एग्जामों में पूछे गए केस है, जोसेफ साइन। एक किस लिए आया था, तो इसको बोलते हैं अडल्ट्री से जुड़ा केस था। क्या था? आईपीसी 497 जो इंडियन पिनल एक्ट से खत्म कर दिया गया। अब ये क्या था? अडल्ट्री का मतलब होता है जार कर्म। अब ये अवस्था थी, कोर्ट में इसको चैलेंज करने के पीछे का एक कारण दिया गया कि महिलाओं ने क्या कहा कि पुरुष, जब से देश आजाद है तो इसमें पुरुषों को ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो एक पुरुष क्या है किसी अन्य महिला के साथ विवाहित होने के बाद भी अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग में आ जाता है और उसके साथ क्या है, शारीरिक संबंध भी बना लेता है। ऐसी स्थिति में ये तो पुरुषों का अधिकार हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए क्या बनाया गया था? यदि ऐसी महिला किसी के साथ अपराध में पाई जाती है, जारकर में पाई जाती है, तो जिस पुरुष के साथ होती थी उसको सजा होती थी। तो महिलाओं ने कोर्ट में क्या याचिका दिया कि देखिए हमारा क्या है कि जब हम इससे जुड़े हुए हैं, जिस पुरुष के साथ हमारा शादी ब्याह हुआ है, यदि उससे वो संबंध में नहीं है
या उनका एक कहना ये भी हो सकता है कि क्या हम इनके द्वारा खरीदे गए गुलाम हैं, यदि उनकी इच्छा नहीं है तो उनके साथ वो कैसे रह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि महिलाएं क्या करना शुरू की कि इस पे केस लाया गया और इस केस में अंत तक ऐसा निर्णय दे दिया गया कि महिलाएं भी क्या हैं, इस प्रकार से विवाहित होने के बाद भी ऐसे कार्य के लिए आजाद हैं। उनका मानना था कि ये क्या है कि अनुच्छेद नंबर 14 का उल्लंघन हो रहा है, जिससे क्या है हमारे जीवन में समता को पुरुषों की अपेक्षा कम तवज्जो दिया जा रहा है। इसके लिए इस केस को समाप्त कर दिया। दूसरा केस था नवतेज जौहर केस, जो समलैंगिकता से जुड़ा हुआ था। ये आईपीसी के 377 में था। अगर सेम जेंडर वाले आपस में रिलेशन बनाते हैं या सेम जेंडर वाले एक दूसरे से विवाह करते हैं तो उनको क्या हो जाता था, उनको भी सजा दी जाती थी। इस केस के बाद ऐसी चीजों पे अब सजा नहीं दिया जाएगा। तो ये है कि हमको उस दौर के कानून को समाप्त किया गया। इतने हालांकि इतने लेट से जो भी समझ में आया, तो बाद में ऐसी चीजों पर कानून बनाकर इनको समाप्त कर दिया गया। अब दूसरे पे आते हैं। इसमें जो क्या बताया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को क्या करता है, हनन या न्यूनन करता है या शून्य करता है। तो इसमें बताया गया कि सिर्फ विधि कितने उतने ही मात्रा तक शून्य होगी जितने मात्रा तक इसका उल्लंघन या हनन करती है। अब हमको समझ में आता है कि क्या ऐसा होता है, तो जब संसद कोई कानून बना देती है और उसको बाद में न्यायपालिका उसको जांचती है, यदि उसको ऐसा संदर्भित होता है कि ये जो कानून बनाया गया है यह भाग 3 में दिए गए अधिकारों को हनन करती हो, तो न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को पूरी तरह से भी खारिज कर सकता है। यदि उसको लगता है कि थोड़ा ही भाग इसके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उतने भाग को समाप्त कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं पृथक्करणिता का सिद्धांत है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें गड़बड़ है उतने ही मात्रा को पृथक कर देना, अलग कर देना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करणिता का सिद्धांत। जिसका पूरा मतलब ये होता है कि हमारे देश में कैसे ये लोग विधायिका पे मजबूत हो सकती है न्यायपालिका। और तीसरा इसमें क्या है, विधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा। इसका मतलब समझे डिफिनेशन ऑफ लॉ हो सकता है कि क्या क्या कानून की परिभाषा है। तो इसमें कुछ तत्व दिए गए जैसे अध्यादेश है, आदेश है, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना एवं रूढ़ी। जैसे हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या हो जाता है, कानून हो जाता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कानून कैसे हुआ है, वो कानून की परिभाषा में क्यों आया, क्योंकि 13वें विधि की परिभाषा में ये सब चीजें बता दी गई हैं। और क्या बताया गया इसमें, जैसे रूढ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रूढ़ी का मतलब क्या होता है, इसको और भी व्यवहारिक समझे तो जैसे गांव में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना होता है अगर हम लोग शादी विवाह कर रहे हैं तो क्या करें, एकदम कोर्ट के तरीके से करें। जो उनके मन में ऐसा मानना होता है कि कोर्ट में हुआ है तो इसको ही लीगल मान्यता है। अन्यथा जो गांव में शादी किए हैं एक गंवार टाइप के लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता, अभी लोग जानकार नहीं है, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज वाले लोग को इतना में ही प्रसन्नता आ जाती है यदि। लेकिन हम पूरी तरह से समझो तो इसमें क्या बताया गया है कि रूढ़ी अर्थात जो हमारे कल्चर, जो जिसका टाइम पीरियड हमको याद नहीं है और जो कभी बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसी चीजों को हम लोग रूढ़ी कहते हैं। तो ऐसा जो गांव में इस कल्चर से विवाह हो रहा है वो भी अगर एविडेंस आपके पास है तो पूरा का पूरा कोर्ट वाले विवाह का पावर रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रूढ़ी भी कानून है। क्योंकि इस बात को अगर और अच्छे से हम लोग समझे तो समझ सकते हैं कि क्या होता है कि जो कानून बने हैं, ज्यादातर कानून कल्चर को ही उठाकर बने हैं, तो इसलिए इतने सारे तत्वों को भी इसमें जोड़ा जाता है कानून की परिभाषा में। तो होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो ये है 13 में बताए गए अधिकार। इसके बाद इसमें एक क्लास और जोड़ा गया जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। आप लोग लगातार वीडियो में सीरीज में बने रहिए। जब आपको 14 से 18 और उसके बाद आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा और इसके साथ साथ ये अच्छा भी लगेगा कि हमको अपने देश के संविधान के बारे में कुछ व्यवहारिक तरीके से जानकारी होती जा रही है।